बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा आपका फिजिक्स के अंदर, चैप्टर नंबर 9 मशीन। और कल की क्लास हो नहीं सकी थी प्रॉपर, क्या बिकॉज लाइट का इशू हो गया था। तो लेक्चर नंबर 21 है आपका मशीन। और बेटा कल थोड़ा सा मैंने आपको मशीन का इंट्रोडक्शन दिया था कि मशीन बेसिकली है क्या और आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके काम को आसान कर दे, ठीक है, और जिसकी वजह से आपको अपना काम करना आसान हो जाए और कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपना काम कंप्लीट कर सको, तो वो आपकी मशीन है। ठीक है, तो एनीथिंग विच मेक्स योर वर्क ईजी, सही है, एंड फिजिबल फॉर यू इज कॉल्ड मशीन। अच्छा और मशीन का इसके अलावा एक काम और क्या है कि वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, आपकी किसी भी जो है वो आप फॉर्म की एनर्जी को वो आपके जो है वो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, तो वो भी आपकी जो है वो मशीन है। तो बेटा यहाँ पर जब हम मशीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मशीन से मुराद बहुत हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स नहीं है, जस्ट लाइक लैपटॉप, कार्स, ऑटोमोबाइल्स, इन मशीन्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आपकी बात होगी बिल्कुल एडवांस बेसिक लेवल की मशीन्स की, जो किसी भी मशीन की इन्वेंशन थी, सही है, जो किसी भी मशीन की बेस थी। ठीक है, हम उनकी बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिवर हो गया, व्हील एंड एक्सिल हो गया, पुली हो गया, ये बिल्कुल अर्ली एजेस की मशीन है, लेकिन ये वो मशीन है जिनकी वजह से आज ये मशीन जो है वो बनी है जो हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हील, व्हील का काम क्या है कि वो आपके काम को आसान कर देता है। व्हील की मदद से आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स को जो है वो मूव कर सकते हो। तो व्हील जो है वो बिल्कुल बेसिक मशीन है। व्हील इजाद हुआ तभी उसके बाद ये पॉसिबल हुआ कि आप कार्स बना सको, मोटरसाइकिल बना सको। और अब तो व्हील का मैकेनिज्म हर दूसरी मशीन में यूज हो रहा होता है, इवन लैपटॉप और कंप्यूटर्स वगैरह में भी व्हील का मैकेनिज्म यूज होता है, क्योंकि जो उसमें फैन होता है वो रोटेट करता है, और तभी वो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो मेल फंक्शन का शिकार नहीं होता, क्योंकि जब तक वो फैन चल रहा है वो उसके अंदर की हीट को बाहर निकालता रहता है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो बेसिकली आप इस चैप्टर में बिल्कुल बेसिक्स मशीन्स के बारे में पढ़ोगे, जिनकी वजह से आज के आने वाली मशीनें जो हैं वो इजाद हुई हैं। ठीक है, इन्वेंट हुई हैं। तो सबसे पहले मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द रेजिस्टेंस और वेट टू द पावर अप्लाइड इन अ मशीन इज कॉल्ड द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ दैट मशीन, और इट इज डिनोटेड बाय MA। देखिए बेटा, वो रेशो जो कि रेजिस्टेंस और वेट टू द पावर अप्लाइड इन द मशीन। देखें, एक ऑब्जेक्ट पर आप कितना जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितनी फोर्स अपनी अप्लाई कर रहे हैं, और आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कितना वेट जो है वो लिफ्ट कर रहा है। आपके फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो ऑब्जेक्ट कितना वेट लिफ्ट कर रहा है, तो ये चीज आपका मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि वेट ओवरकम बाय मशीन डिवाइडेड बाय फोर्स अप्लाइड ऑन द मशीन। सही है, कि जितना आपने वेट मशीन ने उठाया, सही है, वेट को ओवरकम किया मशीन ने, और कितनी आपने फोर्स उस हिसाब से अप्लाई की हुई है, तो ये आपकी मैकेनिकल एडवांटेज में आएगा। फिर नेक्स्ट आती है आपकी एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी बेसिकली क्या है? द रेशियो बिटवीन द यूजफुल वर्क डन एंड द वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड एफिशिएंसी। के कोई भी जो रेशियो होता है एक यूजफुल वर्क डन के दरमियान में, सही है, और वर्क डन ऑन द मशीन। ठीक है, यानी आप कितना उसको इनपुट दे रहे हो और कितना आप उसको आउटपुट दे रहे हो, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो वो आपकी एफिशिएंसी का फार्मूला होगा। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ना, ये आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, ये बेसिकली आपकी एफिशिएंसी है। और यहाँ पर MA नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर एफिशिएंसी आएगा, E होता है उसका साइन। ठीक है, यानी E इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए बेटा, बेसिकली एफिशिएंसी क्या है कि कोई भी मशीन कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो उसकी एफिशिएंसी है। एक मशीन कितने अच्छे तरीके से काम कर रही है, कितने अच्छे तरीके से अपना वर्क परफॉर्म कर रही है, वो उसकी बेसिकली एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी दो हिस्से होते हैं, एक होता है आपका इनपुट और एक होता है आपका आउटपुट। इनपुट क्या है कि इनपुट इज द वर्क डन ऑन द मशीन।
इनपुट का मतलब है कि आप जो उसकी मशीन में अपनी पावर इंसर्ट कर रहे हो वो आपका इनपुट है। सही है। आप एक मशीन में जब अपनी कोई पावर इंसर्ट कर रहे हो तो वो आपका इनपुट है, और आउटपुट क्या है कि आपकी पावर इंसर्ट करने की वजह से वो मशीन जो आपको रिजल्ट दे रही है वो बेसिकली उसका आउटपुट है। सही है। एक मशीन में आप जो अपनी पावर इंसर्ट कर रहे हो वो आपका इनपुट है, और आपके पावर इंसर्ट करने की वजह से वो मशीन जो आपको रिजल्ट दे रही है वो बेसिकली उस मशीन का आउटपुट है। सही है। और इन दोनों के दरमियान का जो रेशो होता है, इन दोनों के दरमियान का रेशो आपको इनपुट अपॉन आउटपुट होता है। ठीक है। और इन दोनों के दरमियान का जो रेशो है उसको जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो वो आपकी एफिशिएंसी कहलाएगा। सही है। अब देखें, एक अच्छी मशीन वही होती है, एक अच्छी मशीन वही है जो आपके कम इनपुट देने पर ज्यादा आउटपुट दे। तो इसका मतलब है कि उस मशीन में एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है। अब देखें बेटा, फॉर एग्जांपल हम दो किस्म की कार्स की बात कर लें। ठीक है। एक कार जो है, आपने उसमें 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, वो कार आपको 10 किलोमीटर तक चलकर दे रही है एवरेज। सही है। वो उस 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर चली जाती है दूर तक। जबकि एक दूसरी कार है, उसमें आपने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया, वो उस एक लीटर में 6 किलोमीटर तक ही जाती है। जबकि दोनों कार का साइज सेम है, उनका मॉडल सेम है, उनकी हॉर्स पावर सेम है। ठीक है। उसके बावजूद एक कार जो है वो आपका 6 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल पर, दूसरी कार जो है वो 10 किलोमीटर तक जाती है 1 लीटर पेट्रोल पर। तो हम कहेंगे कि जो दूसरी वाली कार है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, क्योंकि आपने इनपुट दोनों को सेम दिया है, बट एक आपको आउटपुट ज्यादा अच्छा क्रिएट करके दे रही है, और दूसरी जो है वो आपको आउटपुट पहले के मुकाबले में कम क्रिएट करके दे रही है। तो इसका मतलब है कि पहले दूसरी वाली कार आपकी ज्यादा एफिशिएंट है, जो आपको 10 किलोमीटर तक जो है वो ट्रेवल करके दे रही है। सही है। जो आपको 10 किलोमीटर तक लेकर जा रही है। तो ये आपकी बेसिकली जो है वो एफिशिएंसी कहलाएगी। तो हर मशीन की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, मशीन के हिसाब से भी एफिशिएंसी काउंट होती है। और लाजमी बात है बेटा, अगर हम मॉडर्न मशीन की भी बात करें तो हर मशीन की अपनी एफिशिएंसी होती है। आप मोबाइल की एग्जांपल ले लो, तो आप 10 तरह के मोबाइल इस्तेमाल करते हो और हर मोबाइल के एक अलग फंक्शन होता है, अलग एफिशिएंसी होती है। किसी के अंदर किसी की स्पीड ज़्यादा अच्छी होती है, किसी की कम होती है, किसी की मेमोरी पावर ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, किसी का बैटरी टाइम जो है वो ज़्यादा लंबे अरसे तक चलता है, किसी का बैटरी टाइम कम अरसे तक चलता है। ठीक है। तो लिहाजा हर मशीन की एक अलग अलग डिफरेंट एफिशिएंसी होगी, और ज़्यादा एफिशिएंट मशीन वही है जो आपको कम से कम इनपुट पे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे। जैसा कि हम कहते हैं कि अच्छा मोबाइल वही होता है जो कम से कम कॉस्ट प्राइस में आ जाए और आपको रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना कर दे। अब इसके बाद बेटा आप लोगों के पास है लिवर। अब हम बिल्कुल अपनी पहली और बेसिक मशीन की बात कर लेते हैं, और वो है आपका लिवर। ठीक है। Liver is the simplest machine in the world. It is a rigid bar which can be rotate about a fixed point. देखिए बेटा, लिवर जो है वो किसी भी लिवर जो है वो क्या सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट मशीन है। ठीक है। ये बेसिकली एक बार के ऊपर ये बेसिकली एक रिजिड बार होता है, और वो अपने एक फिक्स पॉइंट के ऊपर जो है वो रोटेट करता रहता है। सही है। जस्ट लाइक अ सीसॉ। सीसॉ आपकी लिवर की ही एग्जांपल है। तो बेटा देखो, लिवर में बेसिकली होता क्या है कि ये बिल्कुल अर्ली मशीन है, और लोगों ने जब इसको इजाद किया था तो बेसिकली ये हैवी लोड्स को उठाने के लिए इस्तेमाल होता है लिवर। सही है। करते क्या है कि लिवर का एक एंड जो है किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बॉटम वाले हिस्से पर फंसा देते हैं, और दूसरे एंड से आप अपनी फोर्स अप्लाई करते हो, तो वो जो हिस्सा जो एक एंड में फंसा हुआ है वो मूव करता है, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा आगे की तरह मूव हो जाता है। ठीक है। या ऑब्जेक्ट लिफ्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये चीज आपकी जो है वो लिवर है। और इसमें प्रिंसिपल क्या है लिवर का? इन द लिवर द मोमेंट P acts opposite to that of the work, it means that the force F tends to rotate the lever in one direction, which the weight W rotate in opposite direction. If the magnitude of this moment acting in opposite direction is equal, then the lever will be equilibrium. देखिए बेटा, इसमें क्या है कि एक एंड से आप अपनी फोर्स लगाते हो, और दूसरी एंड से जो है वो आपका वर्क डन परफॉर्म हो रहा होता है। सही है। और एक एंड पर जब आप अपनी फोर्स लगाकर रोटेट करवाते हो ऑब्जेक्ट को, तो दूसरे एंड पर ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट हो रहा होता है, और अपनी फोर्स जो है वो अपना वर्क डन दे रहा होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ लिवर है।
ठीक है। अब अगर आपका फोर्स लगाना और ऑब्जेक्ट का रोटेट करना दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड पर है, यानी आप जितनी फोर्स लगा रहे हो उतना ही ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि लिवर जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। सही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपका इनपुट और आउटपुट जहां पर इक्वल होता है तो वो आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाती है। तो ये चीज आपका प्रिंसिपल ऑफ लिवर है। मजीद आप इसको जब इसकी काइंड्स पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से लिवर आपको समझ आ जाएगा। और यहाँ पर लिहाजा हम लिवर के अंदर कह सकते हैं कि मोमेंट ऑफ पी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ डब्ल्यू। तो बेटा लिवर का फार्मूला अगर हम देखें तो ये होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। तो यहां पर ये देखो आप कि फोर्स और फोर्स आर्म का कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो और कितने फासले से लगा रहे हो, वो आपका फोर्स आर्म है। ठीक है, जितनी आप फोर्स लगा रहे हो और जितने डिस्टेंस से लगा रहे हो, जितनी दूर से वो फोर्स लगा रहे हो, वो आपका फोर्स आर्म है। तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, यानी जहां पर आपने वेट लगाया, वेट जो लिफ्ट हो रहा है और कितने फासले से हो रहा है, ठीक है, कितने जो है वो उसका डिस्टेंस है, तो वो आपका वेट आर्म कहलाएगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि फोर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर पी से। यहाँ पर फोर्स जो है वो बेसिकली मोमेंट आर्म के बराबर होती है, तो मोमेंट आर्म को जो है हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स आपकी हो गई पी मल्टीप्लाई बाय फोर्स आर्म। फोर्स आर्म को आपने ए बी से रिप्रेजेंट किया इज इक्वल टू वेट को डब्ल्यू से और वेट आर्म को आपने बी टू सी से, यानी ये दो पॉइंट्स है बेसिकली, क्योंकि डिस्टेंस है ना खुद, तो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान में होगा। तो इस वजह से फोर्स आर्म को हमने ए बी और वेट आर्म को हमने बी सी से रिप्रेजेंट किया। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू आपका हो गया डब्ल्यू अपॉन पी। ठीक है बेटा, तो बेटा आप ये देखें बेसिकली कि डब्ल्यू अपॉन पी जो है वो इटसेल्फ मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर होता है। सही है, यानी वेट डिवाइडेड बाय एफर्ट, जितनी एफर्ट लगाई उसके हिसाब से कितना वेट लिफ्ट हुआ, बेसिकली वो डब्ल्यू अपॉन पी है। तो डब्ल्यू अपॉन पी इटसेल्फ जो है वो खुद किसके बराबर है, मैकेनिकल एडवांटेज के। तो लिहाजा मैकेनिकल एडवांटेज हो गया आपका डब्ल्यू अपॉन पी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, यानी कि आपका टोटल फार्मूला जो मैकेनिकल एडवांटेज लिवर का बनता है, वो मैकेनिकल एडवांटेज लिवर का क्या बनता है, वेट आर्म डिवाइडेड बाय फोर्स आर्म, यानी जितना आपने उसके ऊपर वेट लगाया है और उसके हिसाब से कितनी उसमें फोर्स जनरेट हुई है, तो ये आपका जो है वो बेसिकली मैकेनिकल एडवांटेज है लिवर का। अब हम बात करें अगर काइंड्स ऑफ लिवर की, तो यहां से आपको लिवर और जरा डिटेल में समझ आ जाएगा। और इसमें ये देखें बेटा कि काइंड्स ऑफ लिवर के अंदर, देखिए बेटा लिवर के अंदर किसी भी लिवर में तीन पार्ट होते हैं। सही है, एक होती है आपकी एफर्ट, सही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। एक होता है आपका वेट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। और एक होता है आपका फल्क्रम, ठीक है, और फल्क्रम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। और फल्क्रम बेसिकली है क्या, फल्क्रम बेसिकली बेटा जॉइन है। सही है, जॉइंट है जो कि एफर्ट और वेट को मिलाता है। अगर फल्क्रम बीच में ना हो तो एफर्ट और वेट का कोई ताल्लुक नहीं है। सही है, आप जो है बेशक कितनी भी एफर्ट अप्लाई कर लो, वेट आपको कोई काम, वेट जरा सा भी लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने वाली चीज जो है वो फल्क्रम है। ठीक है, और वो किस तरह, तो देखो बेटा फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर के अंदर फल्क्रम जो होता है वो एफर्ट और वेट के बीच में होता है। अच्छा देखें, अब इसमें जैसे जैसे लिवर की टाइप्स आएंगी, यानी तीन टाइप्स होती हैं, फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड एंड थर्ड काइंड। तो फर्स्ट काइंड के अंदर जो है वो फल्क्रम बीच में होगा, सेकंड काइंड में फल्क्रम एक एंड पर होगा और थर्ड काइंड पर फल्क्रम दूसरे एंड पर होगा। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो, पहले फर्स्ट काइंड आप पढ़ लेते हैं कि फल्क्रम एफ जो है वो आपके एफर्ट और वेट के बीच में होगा। सही है, यानी वो फल्क्रम एफर्ट और वेट को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कर रहा होगा, मिला रहा होगा। अब इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो आप लोग सीजर की ले लो, पेयर ऑफ सीजर्स। ठीक है, अब देखो बेटा जब आप सीजर का स्ट्रक्चर आप लोग देखो तो सीजर सबके घर में होती है,
तो सीजर में क्या होता है, 2 ब्लेड्स लगे हुए होते हैं, पीछे की तरफ 2 हैंडल लगे हुए होते हैं, सही है। और जिसको पकड़ के आप दबाते हो तो आगे वाला ब्लेड जो है कोई भी आपका पेपर, कपड़ा, कोई भी चीज जो है वो इसको कट कर देता है, काट देता है। ठीक है, ऐसा ही होता है सीजर के अंदर। अब उस सीजर में जो बेटा आप देखो तो बीच में एक नट लगा हुआ होता है, जो कि दोनों ब्लेड्स को एक दूसरे पर ओवरलैप करके ज्वाइन कर रहा होता है। अगर वो नट बीच में से निकाल दिया जाए तो दोनों ब्लेड्स क्या हो जाएंगे, सीजर के अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद आप कुछ भी करते रहो, कितनी भी कोशिश कर लो उस पेपर को काटने की, आप उसको नहीं काट सकते, क्योंकि जो है, जो उस पेपर को काटने में रोल प्ले कर रहा था वो फैलक्रम कर रहा था, क्योंकि उसने आपके दोनों ब्लेड्स को आपस में कंबाइन रखा हुआ था। अब जब फैलक्रम ही रिमूव हो गया, ठीक है, अब जब फैलक्रम ही रिमूव हो गया तो आपके दोनों वेट भी जो है वो रिमूव हो गए। ठीक है, दोनों ब्लेड्स भी रिमूव हो गए, दोनों ब्लेड्स अलग अलग हो गए। तो बेसिकली फैलक्रम जो है वो आपके वेट और एफर्ट को मिला के रखता है। तो पेयर ऑफ सीजर की एग्जांपल ले लो, सीसॉ की एग्जांपल ले लो। सीसॉ, आई होप कि सारे बच्चों ने जो है वो अपने बचपन में जो है वो झूला झूला होगा सीसॉ पर। सीसॉ में क्या होता है कि एक तरफ एक बच्चा अपना वेट लगाता है तो दूसरा बच्चा ऊपर की तरफ उठ जाता है, फिर पहला वाला बच्चा जो है वो अपना वेट लगाता है तो दूसरा वाला बच्चा जो है वो उसको ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही मूव करते हैं उसमें सीसॉ के अंदर। लेकिन यस सर। अब उस सीसॉ के अंदर जो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा होता है, ठीक है, जो बेसिकली जो जॉइंट होता है, जो कि उसके दोनों एफर्ट उनको वेट्स को मिला रहा होता है, अगर आप उस बीच वाले हिस्से को रिमूव कर दो तो क्या होगा, सीसो पूरा जमीन पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर ना तो आप उससे ऊपर उठ सकते हो, ना एक एफर्ट अप्लाई कर सकते हो, ना वेट उसमें लिफ्ट होगा। तो बेसिकली वो जो फैलक्रम है उस सीसो का, वो फैलक्रम उस सीसो को कंबाइन करके रखता है। ठीक है, और सीसो जो अपना वर्क करता है बेसिकली उस फैलक्रम की वजह से करता है। तो ये चीज़ है आपका। तो सीसो हो गया, पेयर ऑफ सीजर हो गया, फिजिकल बैलेंस हो गया। फिजिकल बैलेंस आप लोगों ने शायद देखा नहीं होगा, क्योंकि आपने अभी प्रैक्टिकल्स वगैरह तो किए नहीं है कुछ भी। तो बेसिकली ये समझ लें आप, फिजिकल बैलेंस उसको कहते हैं जो सब होते हैं ना, कुछ पुरानी दुकानों पर, पुरानी शॉप्स पर आपको एक वेट नजर आएगा। अब तो ज्यादातर जगहों पर डिजिटल वेट होते हैं जिसमें नंबरिंग के फॉर्म में जो है वो आपका वेट आ रहा होता है। लेकिन पुरानी जगहों पर जो है आपको ये नजर आएगा कि उसमें ये होता है बेसिकली बड़ा सा तराजू जिसको कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक तरफ वेट डालो और दूसरी तरफ अपना सामान रखो, और फिर वो जब वो दोनों वेट इक्वल हो जाएं तो फिर जो है वो इसका मतलब है वेट इक्वल हो गया। यानी अगर आपको 1 kg लेना है तो एक तरफ आपने 1 kg का कोई ब्लॉक डाला और दूसरी तरफ आपने अपना सामान रख दिया, और फिर जब वो दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर वो आपको दुकानदार जो है वो आपको चीज़ दे देता है। तो बेसिकली वो फिजिकल बैलेंस है। तो ये चीज़ है बेटा। तो ये सारे जो हैं वो आपके फर्स्ट काइंड ऑफ लिवर के अंदर आता है। अब आपके पास आता है सेकंड काइंड ऑफ लिवर। अब देखिए बेटा, सेकंड काइंड ऑफ लिवर में वेट जो है वो बीच में होता है, फैलक्रम आपका एक एंड पर होता है, और आपका एफर्ट आपकी दूसरे एंड पर होती है। ठीक है, अब जगह चेंज हो गई, सही है। वेट आ गया आपका बीच में, फैलक्रम आ गया आपका एक एंड पर, और आपकी एफर्ट आ गई दूसरे एंड पर। लेकिन अभी भी फैलक्रम का काम वही है कि वो दोनों चीजों को ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, अब देखें बेटा, सबसे इसकी कॉमन एग्जांपल जो है वो डोर है। आप अपने घर का दरवाजा देखो तो क्या होता है उसमें कि एक एंड पर आपने देखा होगा दरवाजे पर स्क्रूज लगे हुए होते हैं। ठीक है, जो कि दरवाजे को ज्वाइन किए हुए होते हैं, और वो जो दरवाजा खुलता है फिर बंद हो जाता है वो बेसिकली उन्हीं स्क्रूज की वजह से होता है। तो वो जो स्क्रूज है बेसिकली वो क्या है, आपके फैलक्रम, जिन्होंने दरवाजे को ज्वाइन किया हुआ है। दरवाजे का सारा वेट उसके बीच में होता है, सही है। और एफर्ट कहाँ से आप अप्लाई करते हो, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड से। जहां फैलक्रम है उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर जो है, जहां हैंडल होता है, वहां पर आप अपना जोर लगाते हो तो दरवाजा आपका खुल जाता है, सही है, दरवाजा ओपन हो जाता है। दरवाजे का सारा वेट जो है वो बीच में है, और फैलक्रम वो वाला हिस्सा है जहां पर दरवाजा जो है वो आपका स्क्रूज के साथ कनेक्टेड है, सही है, जो दरवाजे को रोटेट करवाना है। अगर फैलक्रम को रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा, दरवाजा रहेगा अपनी जगह पर, लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर जोर डालोगे तो पूरा दरवाजा जो है वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, बजाय रोटेट होकर खुलने के वो पूरा दरवाजा क्या होगा, नीचे की तरफ गिर जाएगा।
तो फेल्क्रम बेसिकली उस एफर्ट और वेट को आपस में कनेक्टेड रखता है, जिसकी वजह से दरवाजा खुलता है फिर बंद होता है, ओपन होता है। वरना फेल्क्रम ना हो तो दरवाजा एक ही दफा खुलेगा फिर बंद नहीं होगा, यानी पूरा दरवाजा ही नीचे गिर जाएगा। तो ये है आपकी पहली एग्जांपल डोर की। नट क्रैकर, देखिए बेटा नट क्रैकर आप लोगों ने पता नहीं देखा हो या नहीं, बेसिकली उसमें क्या है, नट्स वगैरह काटने या आमतौर पे छालियाँ काटने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है। तो जिनके घर में जैसे दादा दादी वगैरह अगर छालियाँ खाते हैं तो जो खुश्क होती है, एक तो वो वाली होती है मीठी वाली, ठीक है, खुश्क छालियाँ जो होती है उस वो बेसिकली नट क्रैकर से कटती है। नट क्रैकर में भी क्या होता है बेटा, इसका स्ट्रक्चर कुछ कैंची जैसा होता है, सीजर जैसा होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें फेल्क्रम आगे की तरफ होता है, नट के साथ 2 ब्लेड इसमें भी होते हैं, सही है। फेल्क्रम जो है वो उसका सबसे आगे की तरफ होगा, बीच में जो है आप अपने जो भी नट है, सही है, बीटल नट है, छालिया है, उसको आप बीच में रखते हैं और बाकी दोनों तरफ जो है उसके एंड पर 2 हैंडल लगे हुए होते हैं। आप उस हैंडल से अपने हाथों से जोर देते हैं हैंडल से, तो आपकी छालिया जो होती है वो कट जाती है, सही है। या आपका कोई भी नट हो गया, अखरोट हो गया, वॉलनट हो गया, वो आपका 2 हिस्सों में ब्रेक हो जाता है, कट जाता है। तो इसमें भी क्या कि अगर वो फेल्क्रम रिमूव कर दिया जाए तो दोनों ब्लेड अलग हो जाएंगे, उसके बाद आप जितनी भी जोर लगाओ वो जो है वो एफर्ट, जितनी भी आप उसके ऊपर एफर्ट अप्लाई करो वो नट जो है वो ब्रेक नहीं होगा। तो ये बेटा आपका सेकंड काइंड ऑफ लिवर हो गया, ठीक है। और लास्ट आता है आपका थर्ड काइंड ऑफ लिवर। अच्छा, थर्ड काइंड ऑफ लिवर में क्या है, एफर्ट बीच में होती है, फेल्क्रम आपका एक एंड पर होता है और वेट आपका दूसरे एंड पर होता है। फेल्क्रम आपका एक एंड पर होता है और वेट आपका दूसरे एंड पर होता है। अब देखिए बेटा, इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है वो आपकी ह्यूमन आर्म है, सही है। देखिए बेटा, ह्यूमन आर्म में क्या होता है, सबसे पहले तो देखें, अगर हम जो है ह्यूमन आर्म में अपनी एफर्ट की बात करें, क्योंकि एफर्ट बीच में होती है, सही है। तो देखें बेटा, आपका ह्यूमन आर्म जो है वो आपके ह्यूमन आर्म की सारी ताकत कहाँ पर होती है, किसी भी ह्यूमन आर्म की सारी ताकत कहाँ पर होती है, उसके बाइसेप्स के अंदर, ठीक है। यानी शोल्डर से जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो उसके बाइसेप्स कहलाते हैं। तो उसके बाइसेप्स के अंदर जो है वो उसकी सारी ताकत होती है, 4 आर्म्स में और बाइसेप्स में, ठीक है। उसके बाद हम वेट कहाँ से उठाते हैं, अपने हाथ की मदद से, अपनी फिंगर की मदद से। और हमारे वेट को और 4 आर्म को जो चीज कनेक्टेड रखती है वो चीज हमारा क्या है, शोल्डर। यानी उस वेट और 4 आर्म के दरमियान में जो बैलेंस रखता है वो हमारा क्या रखता है, शोल्डर। तो बेटा हमारा शोल्डर जो है वो आपका फेल्क्रम है, ठीक है, जो कि रोटेट होता है, ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं शोल्डर रोटेट हो जाता है, आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हो, बट अपने बाइसेप्स को नहीं कर सकते। कि सिंपल आप स्पेसिफिकली अपने बाइसेप को रोटेट करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स होता है, वो सिर्फ एफर्ट लगाने के लिए होता है, सही है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका बाइसेप होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका, आप उतना ही ज्यादा हैवी वेट अपना उठा सकते हैं, ठीक है। और वेट आप अपने हाथ से उठाते हैं, लेकिन वेट उठाने में आपके हैंड का कोई अमल दखल नहीं होता। जो आपकी फिंगर्स और आपका जो हैंड है, असल में उसकी ताकत का कोई ताल्लुक नहीं होता वेट उठाने से। वेट उठाने से सारा ताल्लुक किसका होता है, आपके बाइसेप का। और बाइसेप को सपोर्ट कौन सी चीज करती है, आपका शोल्डर, क्योंकि फेल्क्रम का रोल हर लिवर की टाइप में बहुत अहम होता है। तो बेटा आप खुद का भी ऑब्जर्व करो कि अगर आपकी कोई किसी फिंगर में पेन है, किसी थंब में, अंगूठे में पेन है, या आपके अगर आप 4 आर्म में पेन है, तब भी आप अपना काम कर सकते हो। अगर आपको मजबूरी में वेट उठाना पड़े तो आप उठा सकते हो, सही है। इवन अगर आपके जो है वो बाइसेप में भी पेन है जहां से आप अपनी एफर्ट अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर भी आप उस पेन को बर्दाश्त करते हुए जो है वो वेट उठा सकते हो। बट ये ध्यान में रखना, अगर कभी आपका शोल्डर डैमेज हो जाए किसी का भी, ठीक है, शोल्डर में पेन आ जाए, शोल्डर में अगर झटका आ जाए या किसी किस्म की कोई इंजरी हो जाए, आपका पूरा हाथ उस पर इफेक्ट होता है। अगर शोल्डर में इंजरी हो तो आपसे अपना जो हैंड है वो भी सही तरीके से मूव नहीं होता, ना आपका एफर्ट यानी कि जो आपका बाइसेप वाला पार्ट है वो आपकी किसी तरीके की प्रॉपर एफर्ट अप्लाई कर पाता है, क्योंकि शोल्डर बेसिकली आपका फेल्क्रम है। और अगर किसी भी लिवर की टाइप में फेल्क्रम डैमेज हो जाए तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट उसके एफर्ट और उसके लोड दोनों पर पड़ता है, ठीक है।
वरना एफर्ट और लोड अगर इंडिविजुअली डैमेज होते भी हैं तो फेल्क्रम पर इतना असर नहीं पड़ता, बट अगर फेल्क्रम डैमेज हो जाए तो आपके पूरे जो है वो एफर्ट और लोड का पूरा मैकेनिज्म खराब कर देता है। तो शोल्डर है, अगर शोल्डर में किसी किस्म की इंजरी आती है तो आपका पूरा हाथ जो है वो वक्ती तौर पर पैरालाइज हो जाता है या फिर शदीद पेन में होता है और आप प्रॉपर कोई भी वेट वगैरह लिफ्ट नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना कि शोल्डर मजबूत होने चाहिए। और जो भी लोग एक्सरसाइज करते हैं खास करके बॉयज वगैरह, तो सबसे पहले उनके शोल्डर मजबूत करवाए जाते हैं, बाकी चीज़ों पर वर्क बाद में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर शोल्डर मजबूत होगा तो उसके बाद वो अपना सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि शोल्डर आपका फैल्क्रम है। तो ह्यूमन फोर आर्म हो गया, ठीक है। अपर एंड लोअर जॉस इन द माउथ, ये भी जो है वो आपका क्या है, थर्ड काइंड ऑफ लिवर है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा लिवर की टाइप्स हो गई। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए किसी भी स्टूडेंट को। नो सर। ओके, अब बेटा इसके बाद जब आपकी मशीन की पहली टाइप हो गई तो दूसरी टाइप आपकी आती है इंक्लाइंड प्लेन। देखो बेटा इंक्लाइंड प्लेन है क्या, a heavy load can be lifted more easily by pulling it along a slope rather than by lifting in vertical, such as a slope is called inclined plane। देखो बेटा कोई भी ऐसा स्लोप जो आपके हैवी वेट को जो है वो लिफ्ट करने में आसानी हो, जिसकी वजह से, और उसको बजाय लिफ्ट करने के आप उसको स्लोप की मदद से नीचे की तरफ जो है वो पुश कर दें, तो वो आपका इंक्लाइंड प्लेन कहलाता है। बेसिकली मैं इसकी फिगर आपको दिखा दूं कि ये है इंक्लाइंड प्लेन। देखें बेटा, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, इट इज अ प्लेन सरफेस। इसको जूम कर देता हूँ, एक मिनट। एक मिनट बेटा। देखिए बेटा, इट इज अ सिंपल प्लेन सरफेस। इंक्लाइंड प्लेन के अंदर इट इज सिंपल प्लेन सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इट इज यूज्ड टू हेल्प अस इन रेजिंग हैवी लोड। बेटा देख लें, इंक्लाइंड प्लेन बेसिकली क्या है, एक स्लोपी सरफेस है, ठीक है। एक ऐसी प्लेन सरफेस जिसमें स्लोप मौजूद है, ठीक है। सरफेस यहाँ की स्मूथ होनी चाहिए बट स्लोप होना चाहिए, ठीक है। आप उसमें क्या करते हैं, यहाँ से जो है कोई भी वेट आपको अगर नीचे की तरफ करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेट नीचे की तरफ लेकर जाना है, वेट बहुत हैवी है, सही है। तो आप बजाय जो है वो इसको मैनुअली नीचे लेकर जाने के, अगर आप पैदल उसको उठाकर नीचे लेकर जाते हैं तो क्या होगा, एफर्ट ज्यादा लगेगी, सांस ज्यादा फूलेगी, मैन पावर ज्यादा चाहिए होगी। तो आप सिंपल क्या करते हैं कि यहाँ पर अपने वेट को रख के हल्का सा वेट को नीचे पुश कर देते हैं, तो वेट जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में नीचे की तरफ खुद ही आना शुरू हो जाएगा। तो इंक्लाइंड के प्लेन का काम क्या है कि वो आपके वेट को इजी जो है वो नीचे की तरफ पुश कर देता है, वेट को जो है वो मूव करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये आपका इंक्लाइंड प्लेन, ये चीज। तो इंक्लाइंड प्लेन की मदद से आप बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे भी ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। जैसे आप ये कह लो, जो बच्चों की स्लाइड्स होती है ना, झूले वगैरह, वो भी इंक्लाइंड प्लेन का ही काम करते हैं, वो इंक्लाइंड प्लेन के मैकेनिज्म पर ही काम करते हैं। कि आप स्लाइड पर क्या करते हैं कि आप उस स्लाइड पर अपने आप को थोड़ा सा करके पुश करते हैं, बैठकर उससे पुश करते हैं तो आप खुद ही नीचे की तरफ आ जाते हैं बिकॉज ऑफ स्लोप। तो ये चीज़ आपकी इंक्लाइंड प्लेन है। और मुख्तलिफ ये स्लाइड हो गई, ये भी इंक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल है। स्टेयर्स हो गई, सीढ़ियाँ, वो भी इंक्लाइंड प्लेन की एग्जांपल है। फ्लाईओवर हो गए, जो ब्रिजेस होते हैं, तो वो भी आपके जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल हैं, क्योंकि ब्रिजेस का मैकेनिज्म भी कैसा होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ होते हैं फिर वो दोबारा नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। तो वो बेसिकली दो अलग अलग इंक्लाइंड प्लेन्स को मिलाकर एक ब्रिज बनता है,
ठीक है। अब देखें बेटा इंक्लाइन प्लेन के अंदर ये है आपका कि पूरा मैकेनिज्म इसमें डिफाइन किया हुआ है इंक्लाइन प्लेन का, कि इंक्लाइन प्लेन किस तरह किस मैकेनिज्म के ऊपर काम कर रहा होता है। कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, देयर आर थ्री फोर्स एक्टिंग ऑन इट। देखिए बेटा, आप एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इंक्लाइन प्लेन पर मौजूद है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर तीन किस्म की फोर्सेस बेटा आपकी अप्लाई होती हैं। द फर्स्ट वन इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहली फोर्स आपकी क्या है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है, जो जाहिर सी बात है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस की वजह से वेट आपका नीचे की तरफ लगेगा। दूसरा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ इंक्लाइन सरफेस, उस सरफेस का अपना नॉर्मल रिएक्शन जो कि आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल क्या होता है? ऊपर की तरफ लगता है। तो जिस डायरेक्शन में वेट है उसके जस्ट ऑपोजिट यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, और नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही वेट आपका बैलेंस है उस सरफेस के ऊपर। और तीसरी, एफर्ट अप्लाइड पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन, और एफर्ट जो उसके ऊपर पैरेलली अप्लाई हो रही है वो चीज जो है वो उसकी एफर्ट अप्लाई होना, ठीक है, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। अब अगर हम जो है वो बेटा बात करें एक आइडियल मशीन की, तो आइडियल मशीन का काम क्या होता है कि आउटपुट शुड बी इक्वल टू इनपुट। किसी भी आइडियल मशीन में जो है वो आपका आउटपुट बराबर होता है आपके इनपुट के, सही है। कोई भी आइडियल मशीन आपको आउटपुट और इनपुट जो है वो आपको इक्वली दे रही होती है। तो यानी आउटपुट और इनपुट का मतलब क्या है बेटा? कि आप जितनी उस मशीन के ऊपर एफर्ट दे रहे हो, मशीन आपको एग्जैक्टली उतना ही जो है वो रिजल्ट दे, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली कि आउटपुट अपॉन इनपुट। तो इसका फार्मूला आप बेटा किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ये ड्राइव कर सकते हो कि आउटपुट आपका होता है बराबर W मल्टीप्लाई बाय एच, यानी वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, और इनपुट क्या है? एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, और एफर्ट आर्म को हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो P मल्टीप्लाई बाय L। P को आपने ऊपर भेजकर डिवाइड किया, उधर दूसरी तरफ भेजकर, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया? L इज इक्वल टू WH अपॉन P। और H जो है वो आपका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने ऊपर भेज के डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ भेजकर, तो W अपॉन P आपका किसके बराबर हो गया? L अपॉन H के। अब बेटा W अपॉन P यानी कि वेट अपॉन एफर्ट, ये किसके बराबर होता है? मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर, सही है। ये चीज किसके बराबर है? मैकेनिकल एडवांटेज। और मैकेनिकल एडवांटेज बेटा W अपॉन P, तो W अपॉन P की जगह आपने रख दिया अपना मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज का फाइनली आपका फॉर्मूला क्या बना? L डिवाइडेड बाय H, सही है। तो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन आपका क्या आ गया? लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन, यानी किसी भी इंक्लाइन प्लेन का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो किस चीज से रिप्रेजेंट होता है? एक तो उसकी अपनी लेंथ इंक्लाइन प्लेन की, और दूसरी हाइट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, कि एक इंक्लाइन प्लेन कितना लंबा है और उसकी कितनी हाइट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज का बेटा एक फार्मूला इंक्लाइन प्लेन का और होता है, वो होता है 1/sin थीटा। और वो किस तरीके से निकलता है कि बेटा देखें, टेक्नोमेट्रिक रेशियोस आप लोग अभी आके पढ़ेंगे मैथ्स के अंदर भी, मैथ्स के अंदर तो आप मैट्रिक में नहीं, मैट्रिक में पढ़ेंगे, अभी तो 9th चल रही है आपकी। लेकिन बेटा जिस तरह आपकी ज्योमेट्री होती है ना, वैसे ही आपकी जो है वो एक टेक्नोमेट्री भी एक मैथ्स के अंदर ही सब्जेक्ट टॉपिक है, समझ लें। तो उसमें देखें, कोई भी आपने फायदागोरस थ्योरम पढ़ा होगा, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जो ट्राइंगल है, इसकी ये जो स्लोपी वाली साइड होती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूज, ये कहलाती है आपकी परपेंडिकुलर, और ये कहलाती है आपकी बेस, ठीक है। यहाँ पर इंक्लाइंड प्लेन क्योंकि आपका एक्स वाई एक्सिस के अलोंग काम करता है, यानी कि जो ग्राफ में अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा होता है वाई एक्सिस और ये वाला होता है आपका एक्स एक्सिस। अब एक इंक्लाइंड प्लेन क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग काम कर रहा है, तो उसको हम साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाई एक्सिस के अलोंग काम करता है तो उसके लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं, और साइन थीटा बेटा आपका बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर आपकी हाइट है बेसिकली, और हाइपोटेन्यूज क्या है? आपकी लेंथ।
क्योंकि इन दो चीजों से मिलकर इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है ना, एक तो उसकी हाइट, दूसरी उसकी लेंथ। तो ये हो गया आपका h/l साइन थीटा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू l/h। ठीक है, 1/sin थीटा इज इक्वल टू l/h। यानी आपने h को यहाँ नीचे भेज दिया, l को उधर भेज दिया और sin थीटा को यहाँ नीचे लेकर आ गए, तो ये 1/sin थीटा हो गया। ये काम हमने क्यों किया? क्योंकि l/h जो है वो इट्स सेल्फ किसके बराबर है? आपने अभी ड्राइव करके बताया है, l/h बराबर है मैकेनिकल एडवांटेज के। तो लिहाजा l/h की जगह आपने रख दिया मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ IP यानी कि इंक्लाइन प्लेन, और वो आपका बराबर आ गया 1/sin थीटा के। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल इसमें? नो सर। चलें तो बस बेटा एंड करते हैं, कल होगी क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।